वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ का मेंस के लिए एक और शानदार फुल लेंथ टेस्ट मैं आपके लिए ले आया हूं जो 120 नंबर का 120 सवालों का आता है एकदम ऑफिशियल पैटर्न के अनुसार। तो आइए इसको देख लेते हैं। और दोस्तों, मेंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, ऐसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग, सारे बैचेस चल रहे हैं। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 की भी पूरी तैयारी कर सकते हैं। कोई मैगजीन, कोई करंट अफेयर्स टेस्ट कुछ नहीं लेना है, पूरे नोट्स भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलाइए, बहुत ही आसान है। क्रोनोलॉजी में लगाना है, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज और चैल्कोलिथिक पीरियड। तो बहुत ही आसान है। पहले आपको पता है पेलियोलिथिक फेज आता है, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक आता है, उसके बाद आपका चैल्कोलिथिक पीरियड आता है, फिर आयरन एज आती है। चैल्कोलिथिक को मेनली हम हड़प्पन पीरियड भी कहते हैं, है ना। तो आसान था ये। अगर आपको समय नहीं भी आता तो भी आप कर सकते थे, थोड़ा सा आइडिया लेके कि मध्यपाषाण, नवपाषाण, फिर ताम्रपाषाण, फिर लौह युग, तो उधर आएगा भाई वैदिक पीरियड के आसपास, है ना। तो आयरन एज, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 1 2 4 3। अब ये लेखक है और उनकी रचनाएं हैं जैसे कालिदास, बिल्हन, बल्लाल देव और जयसिंह। किसकी कौन सी रचना है ये आपको बतानी है इसमें। जैसे मालविकिग्नामित्र बहुत ज़्यादा फेमस है, कालिदास की रचना, ए का 2। मुझे लगता था अगर ए का 2 ही आपको पता हो तो भी यहाँ देख लो, ए में 2 कहाँ दिख रहा है, सी में, तो आंसर तो सी हो गया, है ना। अगर एक भी आपको आता था, कालिदास की मालविकिग्नामित्रम। और बिल्हन की बात करें, बिल्हन जो है, इनकी कौन सी रचना हो जाएगी बिल्हन की, तो ये हो जाएगी आपकी विक्रमांक देव चरित्र। बल्लाल देव की हो गई आपकी भोज प्रबंध और जयसिंह की हो गई कुमारपाल चरित्र। ठीक है, तो आंसर तो सी हो ही गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3, ये पुस्तकें और लेखक हैं आपका, इसको बताना होगा यहाँ पे। जैसे इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, अनहैप्पी इंडिया, अ नेशन इन द मेकिंग और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो कौन सी किसकी बुक है, आइए इसको मिला लेते हैं। जैसे इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास जी की, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय की, बहुत ही फेमस है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अ नेशन इन मेकिंग की बात करें अगर, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अ नेशन इन मेकिंग। बाकी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। तो एक बार चाहे तो और देख लो। अनहैप्पी इंडिया बहुत ही फेमस है, लाला लाजपत राय की। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, दुर्गादास हो गया। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है दयाल सिंह मजीठिया और ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, श्यामजी कृष्णा वर्मा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, और ये आपके अखबार हैं, इनको मिलाना है। तो जैसे दयाल सिंह मजीठिया ट्रिब्यून समाचार पत्र इनका था, इनका क्या था, ट्रिब्यून समाचार पत्र। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये संध्या समाचार पत्र है इनका, संध्या समाचार पत्र। श्यामजी कृष्णा वर्मा का भारतीय समाजशास्त्री समाचार पत्र है। और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का हो जाएगा आपका तलवार अखबार। क्या हो जाएगा, तलवार अखबार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब अगला देख लेते हैं, इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। भूमि सुधार अधिनियम है, जैसे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम और दक्कन कृषि राहत अधिनियम। तो कौन सा क्रोनोलॉजी है आपको इसमें बतानी होगी। जैसे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम की बात करें तो ये 1900 में आएगी। और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें अगर, तो ये 1837। और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916। दक्कन कृषि राहत अधिनियम या दक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट 1879। तो इस हिसाब से क्रोनोलॉजी आपकी बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली यानी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू की गई है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत के 15% भूभाग पर लागू हुई है। महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू हुई है। कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे, एक तो इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो कि कौन लाता है, जो वो कॉर्नवालिस के नाम सुना होगा आपने, है ना, 19% भाग पे थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ पे आपका। रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि थॉमस मुनरो द्वारा लाए जाते हैं, 15 नहीं 51% भाग पे लगती है। महलवाड़ी सिस्टम ठीक है, ये 30% भूभाग पे ही लगेगी, यानी पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, इसमें आपको सही बताना है। कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट बम्बई के विभिन्न हिस्सों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। और राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर नियमित रूप से प्रसारण करते थे। वहीं अरुणा असाफ अली नमक सत्याग्रह के दिनों से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय थी।
लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पहचान 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मिली, जहां उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ध्वजारोहण समारोह का नेतृत्व किया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम या इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1883, सेंट्रल प्रोविंस टेनेंसी बिल 1869, अवध रेवेन्यू एक्ट 1886। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की बात करें 1861 में आएगा, अवध राजस्व अधिनियम की बात करें 1886 में आएगा। क्योंकि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करें यह आता है 1869 में, और मध्य प्रांत किराएदारी विधेयक की बात करें अगर यह आता है 1883 में। तो 1 और 4 सिर्फ सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। ये संस्थाएं और संस्थापक है रामकृष्ण मिशन, देव समाज, पूना सार्वजनिक बैठक और अभिनव भारत संस्था। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो सोचिए, बहुत ही आसान भी और इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। कब करते हैं ये भी पूछ सकते हैं, 1897 में बेलूर में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। देव समाज की बात करें अगर तो ये पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा होता है, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री देव समाज। अच्छा, देव समाज बनता है 1887 में। पूना सार्वजनिक समाज महादेव गोविंद रनाडे, ये ठीक है 1867 में आता है, समय याद रखना पूछा जा सकता है। अभिनव भारत संस्था वीडी सावरकर हो जाएगा, ये आएगी बहुत लेट थोड़ा 1904 में। यानी आपका यहाँ 3 और 4 ठीक है। 10वां देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की थी। सूरदास को उनकी रचना भ्रमर गीत के लिए और एकनाथ को उनकी भावार्थ रामायण के लिए जाना जाता है। और चोखा मेला महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के 14वीं सदी के प्रसिद्ध संत थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? इसको थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए, अगर पढ़ा है तो थोड़ा सा सोचिए, नहीं पता है तो अब याद रखिए, ठीक है। 3 हो जाएंगे सही बिल्कुल। अब ये सूफी साहित्य हैं और नीचे उनके लेखक दिए हुए हैं, जैसे इंसान कामिल, ये अब्दुल करीम ज़िली इसके लेखक हैं। अस्म उल असरार ख्वाजा गेसुदराज इसके लेखक हैं। अवारिफ उल मवारिफ मंसूर अल हल्लाल इसके लेखक हैं। किताब अल तवासिन जो है शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, ये इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है थोड़ा सा देखिए, नहीं पता है तो याद रखिए, पहला दूसरा तो ठीक हो जाएगा। अवारिफ अल मवारिफ की अगर बात करें तो ये शहाबुद्दीन सहरावर्दी की है। ये किसकी? शहाबुद्दीन सहरावर्दी की है। और किताब अल तवासिन ये मंसूर अल हल्लास की है। किसकी? मंसूर अल हल्लास की। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं आपका। कह रहा आमिर हसन ए देहलवी, आमिर हसन देहलवी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली गज़लों के कारण भारत के सदी के रूप में जाने जाते हैं। भाई भारत के सादी के रूप में जाने जाते हैं, सादी ऑफ इंडिया। मुगल बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी थे। भाई मुगल एम्परर औरंगजेब वॉज फॉलोवर ऑफ नक्शबंदी ट्रेडिशन। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने यौगिक श्वास अभ्यास को इस तरह अपनाया था कि लोग उन्हें सिद्ध योगी भी कहने लगे थे। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार जो थे वो शिवाजी के पोते राजा साहू थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ये शासक और देश है, जैसे अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा और बाबर का मकबरा। जैसे अकबर की मकबरे की बात करें तो ये सिकंदरा आगरा में था। जहांगीर के मकबरे की बात करें लाहौर में है, पाकिस्तान। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद महाराष्ट्र हो जाएगा। बाबर का मकबरा काबुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर मिलाएं हम तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसमें आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है आयरे डैनिश नाम से रचा था। और अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम शरहिंदी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद 1598 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और अब्दुल कादिर ने किया है। तो फिर से चाहे तो एक बार स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको गलत बताना है। तो रामायण का फारसी में जो अनुवाद है वो 1589 में हुआ था, 1598 में नहीं, 1589 में हुआ था। और अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। भारत की सबसे लोकप्रिय प्राचीन लेखन सामग्री
भोजपत्र का सबसे प्राचीन साक्ष्य दंडकर्ण्या से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार विश्वामित्र के नेतृत्व में सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अवतार का विवरण सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलता है हमें। और द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक की रचना जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? नहीं, सही नहीं, गलत पूछ रहा अगर। तो आप देखेंगे भारत की सबसे लोकप्रिय प्राचीन लेखन सामग्री जो है भोजपत्र, इसका साक्ष्य हमें जो श्रृंगवेरपुर है वहाँ से मिलता है, दंडकर्ण्या से नहीं। कहाँ से मिलता है? श्रृंगवेरपुर से, है ना, श्रृंगवेरपुर से। तो यहाँ याद रखिएगा, ये गलत है, यहाँ श्रृंगवेरपुर होना चाहिए था, बाकी ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। कौन सी पार्टी कब बनी है? बीएसपी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बहुजन समाज पार्टी कब बनी भाई? बसपा, इसकी स्थापना 1984 में होती है। बीजेपी की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में होगी आपकी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी काफ़ी पुरानी है, 1964 में बनेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा 1885 में। तो इसका आंसर जो है वो क्या सटीक हो जाना चाहिए? वो ए हो जाएगा, एकदम सटीक। 17 में निम्नलिखित राज्यों को वहाँ पर लोकायुक्त की स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में लगाना है, यानी क्रोनोलॉजी में लगाना आपको ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकायुक्त। कौन से राज्य में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो बिहार में लोकायुक्त की स्थापना कब होती है भाई? 1974 में होती है। उत्तर प्रदेश में कब होगी लोकायुक्त की स्थापना? जस्ट उसके बाद 1 साल बाद 1975 में। एमपी में काफ़ी बाद में होगी 1981 में। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1983 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर इनको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई और लोकपाल लोकायुक्त कौन कब बना है ये आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए आइए मिला लेते हैं। जैसे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की ही बात कर लें अगर, तो ये तो 2005 में आएगा भाई, आरटीआई एक्ट आएगा जब। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये आएगा 1964 में। कब आएगा? 1964 में। और इसको लीगल स्टेटस तो बाद में 2003 में मिलेगा। सीबीआई 1963 में आ जाती है और लोकपाल लोकायुक्त तो काफ़ी बाद में आएंगे 2013 में, ठीक है। यानी 18 का ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, सारे ही आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे स्टेट पीएससीज की बात कर लें, या मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आपको वित्त आयोग तो पता ही होगा 280 में है। जीएसटी भी पता होगा 279A में आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, नेशनल शेड्यूल कास्ट की बात करें अगर, तो ये 338 में है और स्टेट पीएससी 315 में है। आंसर ये हो जाएगा इसका। चलो अगला देखते हैं। कह रहा प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कानिया, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, प्रथम चुनाव आयुक्त फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन और मुख्य सूचना आयुक्त MC सीतलवाट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 तो सही है। MC सीतलवाट पहले कैग थे, है ना, मुख्य सूचना आयुक्त नहीं। पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वजाहत हबीबुल्ला थे, वजाहत हबीबुल्ला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 में क्या कह रहे हैं? कह रहा है इसमें सही विकल्प की पहचान करनी है। कौन सा आपको यहाँ सही दिख रहा है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये आपका तिरुपति में है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई में। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी है, ठीक, पहली चीज़। 2020 में भारत की संसद ने डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पारित किया था। और 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 से सिंधी को अपनाया गया है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से अपनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको हमने 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड करा है, ठीक है। तो ये गलत है, 92 से नहीं। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को करा था, ठीक है। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। कमेटियाँ हैं कौन सी कब बनी है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, हनुमंत राव कमेटी और GVK राव कमेटी, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनती है? सबसे पहले तो ये बनती है 1957 में। उसके 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी आएगी 1977 में।
और उसके बाद हनुमंतराव कमेटी आएगी 1983 में। GVK राव कमेटी की बात करें तो ये आएगी 2 साल बाद 1985 में। तो क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 हो जाएगी। चलो इसमें मिलान करना है कौन सी किसकी कहाँ कितनी राज्यसभा की सीटें हैं ये बताना है। तो मुझे लगता है कुछ नहीं पता है, उत्तर प्रदेश की तो पता ही होगी भाई 31 है। ए में 1 कहाँ दिख रहा है, 2 जगह, तो ये 2 ऑप्शन काट दो भाई। अब कोई और भी एक पता ही होनी चाहिए, तो लेटेस्ट में बिहार के चुनाव हुए हैं, बिहार का ज़रूर याद रखना। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। या उत्तराखंड आपको पता होगा छोटा राज्य है भाई, तो यहाँ तो 3 है। सी में 2 कहाँ दिख रहा है भाई, सी में 2 दिख रहा है आपको ए में, तो आंसर ए हो जाता। पश्चिम बंगाल में भी 16 ही है, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, कौन सा सही है? आसान है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनना है मिनिमम 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल उम्र होनी चाहिए, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसमें आपको मिलान करना होगा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भाई? तो ये है माउंट किलिमंजारो, है ना, तंजानिया में है जो। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोसेउस्कू है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माउंट एल्ब्रूस, साउदर्न रशिया में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया माउंट एकोंकागुआ, यानी आंसर हो गया सी। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संबंध में बताना है आपको, है ना। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट के मेजर माउंटेन रेंजेस, ब्लू पर्वत श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और मैकडोनल्ड पर्वत श्रृंखला उत्तरी क्षेत्र, और फिलंडर्स पर्वत श्रृंखला न्यू साउथ वेल्स, और स्टर्लिंग पर्वत श्रृंखला दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही मैच कर रहे हैं? तो यहाँ देखेंगे मैकडोनल्ड पर्वत श्रृंखला जो है ये नदर्न टेरिटरी में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। वहीं ब्लू माउंटेन रेंज की अगर बात करें हम लोग तो ये न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है। ब्लू माउंटेन रेंज ये कहाँ पड़ता है? न्यू साउथ वेल्स में पड़ेगा। और फ्लिंडर्स माउंटेन रेंज की बात करें अगर तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और स्टिरलिंग माउंटेन ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी सवाल डीप में है, थोड़ा पूछा जा सकता है, चांसेस ज़्यादा है, स्टार बना लीजिए, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 28 पे आते हैं। इसमें सही मिलान करना होगा। चियापास पठार, कॉन्गो पठार, मैसिव सेंट्रल और पेटागोनिया पठार। तो चियापास प्लेट्यू ये आपको देखने को मिलेगा सदर्न मैक्सिको में पड़ता है। और वहीं पे कॉन्गो प्लेट्यू की बात करें सेंट्रल अफ्रीका में हो जाएगा, नाम ही से पता चल रहा है कॉन्गो। और मैसिव सेंट्रल ये फ्रांस में है, मैसिव सेंट्रल। पेटागोनिया प्लेट्यू हो जाएगा अर्जेंटीना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो 1929 पे आ जाते हैं। ये देश हैं और उनके हाईएस्ट माउंटेन है, जैसे साइप्रस, फिलीपींस, वियतनाम, टर्की, ठीक है। किसका कौन सा माउंटेन है? अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है, क्योंकि अभी साइप्रस वगैरह की यात्रा भी करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो साइप्रस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? साइप्रस का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा आपका माउंट ओलंपस, ठीक, माउंट ओलंपस हो जाएगा। फिलीपींस का माउंट एपो हो जाएगा फिलीपींस का। वियतनाम का हो जाएगा आपका फांसीपन, कौन सा हो जाएगा? फांसीपान। और टर्की का हो जाएगा माउंट अरारत। क्या हो जाएगा? माउंट अरारत। तो 29 का बी हो जाएगा आपका। 30 पे आ जाते हैं। तस्मान सी, फिलीपीन सी और सुलू सी, और ये आपका एजियन सी है। इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी, कौन सा सही मैच कर रहा है। जैसे तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास, फिलीपीन सी फिलीपींस, ताइवान, जापान, सुलू सी फिलीपींस, मलेशिया, एजियन सी रशिया और जापान। तो यहाँ पे सही आपको दिखेगा 1 2 3। एजियन सी रशिया, जापान कहाँ है, इधर कहाँ? एजियन सी आपको ग्रीस और टर्की के पास दिखेगा, है ना, ग्रीस और टर्की के पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा ये आपको पहचानना होगा। सुंडा स्ट्रेट, हॉर्मोज स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। सुंडा स्ट्रेट जावा सी और इंडियन ओशियन को जोड़ता है कह रहे हैं। हॉर्मोज स्ट्रेट पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ को। बॉस्फोरस स्ट्रेट बेरिंग सी और चुक्ची सी, और बेरिंग स्ट्रेट ब्लैक सी और मरमरा सी। बहुत ही आसान है, यहाँ आपको पहला दूसरा ठीक दिखेगा भाई। जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सी और चुक्ची सी को जोड़ता है। बेरिंग सी किसको जोड़ेगा? आपका बेरिंग सागर और चुक्ची सागर। पहला दूसरा ठीक है। 32 में गलत की पहचान करनी होगी, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। एरी नहर यानी जो एरी कैनाल है ये कनेक्ट करती है डेन्यूब रिवर और ब्लैक सी को। पनामा कैनाल अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन को।
कील कैनाल कनेक्ट करती है नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। मैनचेस्टर कैनाल कनेक्ट करती है मैनचेस्टर एंड आयरिश सी को। तो यहाँ गलत पहचानना है तो आराम से आप पहचान लोगे कौन सा गलत है। डेन्यूब रिवर और ब्लैक सी, इसको कौन जोड़ता है? डेन्यूब रिवर और ब्लैक सी को। तो ये डेन्यूब और ब्लैक सी को जोड़ने वाला है डेन्यूब काला सागर, है ना, एरी नहीं, एरी कैनाल नहीं हो गया। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। चलो 33 देख लेते हैं, फिर से ज्योग्राफी का सवाल है। पार्क स्ट्रेट, डेक्कन पास या डंकन पास कर लीजिए, मोनली डंकन पास, मैहिम क्रीक और लक्षद्वीप सी, कौन सा यहाँ पे गलत मैच कर रहा है ये आपको बताना है। जैसे पार्क स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका के बीच में, डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, महिम क्रीक वेस्टर्न गुजरात और लक्षद्वीप सी लक्षद्वीप और मालाबार कोस्ट के बीच में। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो महिम क्रीक है ना, महिम क्रीक, ये वेस्टर्न गुजरात नहीं है, ये आपका मुंबई में देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ मुंबई होना चाहिए था। चलो 34 देखते हैं। पंजाब हिमालय, नेपाल, कुमाऊं, असम हिमालय। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय कहाँ देखने को मिलता है आपको? सतलज, काली, काली तीस्ता इंदस सतलज या तीस्ता ब्रह्मपुत्रा। तो भाई देखो पंजाब हिमालय जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा इंदस और सतलज के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। और कुमाऊं हिमालय की बात करें अगर तो ये सतलज और काली नदी हो गई। असम हिमालय हो गया तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 35 देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। कह रहा है हिमालय की रेंज है और एवरेज हाइट है, जैसे सेंट्रल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, एवरेज हाइट 3700 से 4500, शिवालिक आउटर हिमालय 600 से 1200, ट्रांस हिमालय 700 से 2000, पूर्वांचल हिल 500 से 3000 मीटर। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? बहुत ही आसान है भाई, ट्रांस हिमालय तो सबसे ऊंचे होने चाहिए, उधर काराकोरम लद्दाख जास्कर वाली रेंज में इनकी एवरेज एलिवेशन तो 3000 है ना, मीटर की बात कर रहा हूँ, तो ये गलत है। चलो इसमें आपको सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। गारो माउंटेन सिक्किम, खासी माउंटेन मणिपुर, जैंतिया मेघालय, काराकोरम माउंटेन जम्मू कश्मीर रेंज। बहुत ज़्यादा आसान सवाल, बहुत लड्डू सवाल। यहाँ आप देखेंगे गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों तो मेघालय में पड़ती हैं, तो इसलिए सिर्फ सी सही है। काराकोरम ये तो आपको लद्दाख में दिख जाएगा उधर, है ना। चलो ये पासेज और लोकेशन है, इसमें भी सही की पहचान करनी होगी, जैसे नीति पास, पैंगसू पास, पेंसीला पास और शिवकीला पास। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? जैसे नीति पास है आपका, ये उत्तराखंड में है ना कि हिमाचल प्रदेश में। पैंगसो दर्रा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल सही है। पेंसीला पास ये लद्दाख में है ना कि उत्तराखंड में। और शिवकीला पास ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। 38 की बात करते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। पलानी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश, कुमाऊं पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, सतपुड़ा पहाड़ियाँ उत्तराखंड। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पर्णी हिल्स है, पर्णी हिल्स ये तमिलनाडु में है, ठीक है। सह्याद्री माउंटेन एमपी में कहाँ से आ जाएंगे भाई सह्याद्री? ये तो इधर महाराष्ट्र वगैरह में आएंगे। कुमाऊं पहाड़ियाँ उत्तराखंड में आएंगी। सतपुड़ा हिल्स महाराष्ट्र में कह सकते हो, नहीं महाराष्ट्र में क्यों कहोगे, सतपुड़ा हिल्स तो आपकी एमपी में आएंगी ना। ठीक है, चलो 39 देखते हैं। ग्लेशियर और उनकी स्थिति है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा ये आपको बताना है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर्स, रीमो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में, गलत भाई, गंगोत्री तो आपको पता है उत्तराखंड में लगता है ना गंगोत्री ग्लेशियर्स। रीमो लद्दाख के सियाचिन में है, ठीक है। हिस्पर गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। जेमू सिक्किम नेपाल, ठीक है। अब ये डैम है और स्टेट है, ये बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही है। मैथुन, कोयना, बीसलपुर और मेतूर डैम। चलो आओ मिलाते हैं इसको फटाफट से। जैसे मैथुन डैम जो है ये झारखंड में है। मैथुन डैम कहाँ पे? झारखंड में है। नदी भी अगर मैं आपको बताऊं तो बराकार नदी जो है मैथुन डैम बराकार रिवर पे पड़ेगा। कोयना डैम तो आप सभी ने पढ़ा होगा, महाराष्ट्र में कोयना नदी पे। और बीसलपुर बांध बनास नदी पे है राजस्थान में। और बच गया मेतूर डैम, तो ये तो तमिलनाडु में हो गया भाई, मेतूर डैम कावेरी नदी पे। आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो 41 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जो है इज अ मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय कंट्री इन अ गिवन ईयर। यानी किसी देश द्वारा किसी निश्चित वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है भाई।
और वहीं प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत आय को मापती है और यह देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके निर्धारित की जाती है। यानी पर कैपिटा इनकम जो है इज द एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ गिवन एरिया एंड इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। मतलब ये पॉपुलेशन है, उसे किसी कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। इकोनॉमी के लिए तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट याद रखिएगा। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। एक निश्चित अवधि में कीमतों में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। और कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, यानी जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड देन इट इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब समग्र आपूर्ति में कमी होती है तो यह आगतों की बढ़ी हुई कीमतों के कारण हो सकता है, जिसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी व्हेन देयर इज रिडक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब जो सप्लाई है वो कम हो रही है, दिस में बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्राइस ऑफ इनपुट। यानी ये क्यों कम हो रही सप्लाई, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है ना, तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कह रहे हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इज कॉज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वीकनेस। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज वाइडली यूज टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वीडियो को पॉज करके एक बार पांचों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ये। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 3 4 5 सही, दूसरा गलत है। क्यों? डिमांड पुल। डिमांड पुल मतलब व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई ना, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड नहीं, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा है आईफोन की, सप्लाई कम हो रही तो महंगाई, मतलब उसकी कीमत बढ़ने लगेगी, तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलेंगे। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। 43 में आ जाते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी होगी। कह रहा प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, ये क्या है इसको देखते हैं। व्यक्तियों या संगठनों द्वारा सरकार को सीधे भुगतान किए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट कर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के माध्यम से एकत्र होते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, वस्तुओं और सेवाओं की एक प्रतिनिधि टोकरी के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों में समय के साथ औसत परिवर्तन को मापता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक जो है एक आर्थिक संकेतक है, जो एक निश्चित अवधि में थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में है। यहाँ कोई गलत नहीं है, ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट चारों ठीक हो जाएंगी। मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में सवाल है, कौन सा यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना होगा। यहाँ सबसे पहले कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, बाजार तंत्र के साथ आर्थिक योजना, सरकारी विनियमन और नियंत्रण, उद्यम की स्वतंत्रता, सीमित सरकारी हस्तक्षेप। तो यहाँ देखिए 1 2 3 तो ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा, इन सब बाजार चीज़ों पे चलेगी, है ना। निजी संपत्ति का भी आपको अधिकार मिल जाता है भाई मिक्स्ड इकोनॉमी में, आप चाहे जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखें। चलो इसके बाद देखते हैं 45 नंबर। इसमें आपको सही बताना होगा, कौन सा सही होगा। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में हुई थी, ठीक है। नियोजित आर्थिक विकास मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र, विशेष रूप से कृषि और सिंचाई के विकास पर केंद्रित था। भारत ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो यहाँ कौन सा सही है? वीडियो को पॉज करके चाहे तो फिर से एक बार पढ़ सकते हैं आप। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्योंकि सही हो जाएंगे आपकी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द मेन फंक्शन ऑफ मनी, है ना, यानी मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। निर्यात को बढ़ावा देना, मूल्य मापन की इकाई, मूल्य भंडारण का माध्यम, स्थगित भुगतान का मानक, या व्यापार घाटे को कम करना। कौन सा मुद्रा का मुख्य कार्य है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपने बचपन में सुना होगा भाई मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी दो और उससे कुछ भी ले लो भाई, है ना। तो यहाँ पे बूस्ट एक्सपोर्ट तो नहीं होना चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, भाई किसी की भी कीमत क्या है पैसे ही से तो पता चल रही है। मीडियम ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू बिल्कुल सही है, मूल्य भंडारण का माध्यम भी है। स्टैंडर्ड और डिफर पेमेंट, भाई कुछ भी आप स्थगित भुगतान का मानक है, कुछ भी पेमेंट करके वो वस्तु प्राप्त कर सकते हो। एक्सपोर्ट और ट्रेड का इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए 2 3 4 यहाँ ठीक होगा। 47 में आपको पहचानना है यहाँ पे गलत कौन सा होगा। राजकोषीय घाटा जो है सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर है, यानी फिस्कल डेफिसिट
जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी जो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग है। सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है वो कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो मतलब गलत होगा कह रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे गलत तो कोई नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब 48 में आपको मिलान करना है यहाँ पे कौन सा सही होगा, जैसे अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना और पीएम जनधन योजना। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना की अगर बात करें ये कब आया था, तो ये आई थी कब बताइए, 1 मई 2015 को। आयुष्मान भारत योजना की बात करें ये आई थी 23 सितंबर 2018 को। पीएम आवास योजना ये 1 अप्रैल 2016 को आई और पीएम जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को आई। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर 49 इसमें आपको सही बताना होगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है इसके अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक, न्यूटन ने 3 नियम दिए, जड़त्व का नियम और F=ma, और तीसरा प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये 3 नियम है कह रहा है। और प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना प्रकाश का परावर्तन है यानी रिफ्लेक्शन है कह रहा है ना। कौन सा यहाँ सही है, बहुत ही आसान है, आप बता सकते हो भाई 1 और 2 सही है। ये रिफ्लेक्शन नहीं अपवर्तन होता है ना, रिफ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अपवर्तन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी 1 2 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा यहाँ गलत होगा। कह रहा अम्ल हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, क्षार हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं और लवण अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं यानी न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ नए पदार्थों में बदल जाते हैं। पीएच मान 1 से 14 के पैमाने पर किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई, पीएच वैल्यू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन स्केल 1 to 40। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर तीसरा गलत है, 1 to 40 नहीं, 0 से 14 के बीच में नापता है भाई। अगर 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है भाई, है ना, यानी अम्लीय है और क्षारीय है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन 3 गलत है। 51 पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा अ सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य से प्रकाश, नाइट्रोजन और जल का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं। संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं जबकि गैर संचारी रोग नहीं फैलते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट में कर लो क्योंकि 1 और 3 सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस में आपको पता है हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ थोड़ी करते हैं, CO2 का यूज़ होता है ना। ग्रीन प्लांट जो है प्रिपेयर करते हैं फूड CO2 की प्रेजेंस में जल का उपयोग करके, है ना, इसलिए पहला तीसरा सही है। 52 इसमें आपको सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की बात कर रहा है, इस मशीनों में मानवीय बुद्धिमत्ता का अनुकरण है यानी AI इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। 5G तकनीक मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है जो उच्च गति और कम विलंबता प्रदान करती है। ध्वनि तरंग किसी माध्यम में कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली अनुदैर्घ्य तरंग है यानी जो साउंड वेव है ये एक तरह से लॉन्जिट्यूडनल वेव है प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा जो ओम का नियम है इसके अनुसार किसी चालक से प्रवाहित धारा वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकत्व जो है चुंबकों द्वारा लगाया गया वह बल है जब वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। और चालन सामग्री के समग्र संचलन के बिना उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र तक ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह है। तो यानी कौन सा इसमें गलत सही है, तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 54 देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज करा करिए ना, तो जब आप रीड करेंगे ना तो पिक्टोग्राफिक इमेज एक साइकोलॉजी से आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी से फिट हो जाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ा भी करिए इसको। जैसे कन्वेक्शन की बात कर रहा है कि संवहन की, कह रहा है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु या जल जैसे गर्म तरल पदार्थ की गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की बात कर रहा है, किसी पदार्थ का ठोस से गैसीय अवस्था में
बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। संघनन यानी कंडेंसेशन की बात कर रहा है। यह वह प्रक्रिया है जब जलवाष्प जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वायु के उष्मांक तक ठंडा होने पर, यह जलवाष्प से संतृप्त होने पर। यानी कंडेंसेशन इज द प्रोसेस व्हेन वाटर वेपर चेंजेस टू अ लिक्विड स्टेट, आइदर व्हेन द एयर कूल टू इट्स ड्यू पॉइंट और व्हेन इट बिकम स्टैचर्ड विथ वाटर वेपर, सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। तो यहाँ कौन सा सही है? यहाँ भी आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। 55 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा? रासायनिक संतुलन यानी केमिकल इक्विलिब्रियम वह अवस्था है जहां अग्र और पश्च अभिक्रिया दर समान होती है। आवर्त सारणी जो है तत्वों की परमाणु संख्या और गुणों के अनुसार व्यवस्था है। ये समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और रासायनिक बंधन एक आकर्षक बल है जो किसी अणु या यौगिक में परमाणु को एक साथ रखता है। तो यहाँ कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। 56 में आते हैं, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? विद्युत अपघटन किसी यौगिक को विद्युत के माध्यम से विघटित करने की प्रक्रिया है भाई। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपाउंड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। अधातु की बात करें, अधातु से तात्पर्य किसी भी मिश्र धातु, यौगिक या तत्व से है जो तन्य, आघातवर्ध तथा ऊष्मा द्वारा विद्युत दोनों का अच्छा संवाहक हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ न तो निर्मित होता है और न ही नष्ट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा भाई। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि धातु का मतलब क्या है भाई, है ना? वो है कि धातु से तात्पर्य किसी भी मिश्र धातु या यौगिक से तत्व है जो आघातवर्ध होता है, ठीक है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो नॉन मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर कैसे हो सकता है ना? वो तो बैड कंडक्टर होगा, है ना? जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, सिंपल शब्दों में। चलिए 57 में आपको इनकरेक्ट बताना कौन सा गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स और ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस क्या होता है? जैसे कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बैक्टीरिया एंड आर्कियाडोमिन। यूकैरियोटिक सेल हैव अ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस इज अ डेफिनेट फीचर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कौन सा यहाँ पे गलत है भाई? तो आप कहेंगे सर कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। 58 पे आ जाते हैं, यहाँ पे गलत बताना है आपको। डीएनए का अर्थ है, कह रहा है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो वह अणु है जो सभी जीवित जीवों और कई विषाणुओं में आनुवंशिक निर्देशों का वहन करता है। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बनी एक द्विकुंडली संरचना है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसन ने 1869 में की थी। कौन सा यहाँ पे गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो अब इसमें आपको सही बताना है। कह रहा है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करती हैं। अवायवीय श्वसन ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाए बिना एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया है। और एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन को बदले बिना उसे तीव्र करता है। तो कौन सा यहाँ सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। मायोसिस की बात कर रहा है। मायोसिस जो है कोशिका द्विगुणन या प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसके दौरान एक कोशिका दो आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। माइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती हैं जिनमें मूल आनुवंशिक जानकारी आधी होती है जिससे लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं। और वहीं जीन जो है गुणसूत्र पर एक विशिष्ट डीएनए खंड है जो प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए जानकारी एनकोडिंग द्वारा वंशानुगत विशेषताओं को निर्धारित करता है। कौन सा यहाँ पे आपको सही दिख रहा है? तो यहाँ आपको दिखेगा सिर्फ सी सही। A gene is a specific DNA segment on a chromosome that determine hereditary characteristics by encoding information to produce proteins, ठीक है। क्योंकि a process of cell duplication और reproduction ये होता है आपका मिटोसिस, है ना, और ये होता है मिसोसिस। इसको इंटरचेंज कर लो बस। चलो 61 को देख लेते हैं, साइंस का एक सवाल है ये भी। राइबोन्यूक्लिक एसिड एक अणु है जो अधिकांश जीवित जीवों और वायरस में मौजूद होता है।
राइबोन्यूक्लिक एसिड मानव शरीर में नई कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आमतौर पर आरएनए अणु से प्राप्त होता है और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से राइबोसोम तक निर्देश पहुंचाता है। कौन सा सही है भाई? तो यहां आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो 62 पे आ जाते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत होगा। कह रहा है उत्परिवर्तन डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में एक छोटे पैमाने पर परिवर्तन है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं जो शरीर के कार्यों को विनियमित करने के लिए उन्हें सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं। ऑस्मोसिस एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पानी की गति होती है। कौन सा यहाँ पे गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो 63 देख लेते हैं। 63 में आपको बताना होगा, यहाँ पे मिलान करना है, जैसे विटामिन ए डी ई के। ठीक है, इसका मिलान कर दीजिए। विटामिन ए ये क्या होता है? रेटिनॉल होता है आपका। विटामिन डी क्लैसीफेरॉल होता है आपका। और विटामिन ई की बात करें तो ये टोकोफेरॉल है। विटामिन के की बात करें अगर तो ये आपका फाइलोक्विनोन हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया आपका? ए हो जाएगा। 64 को देख लो भाई ध्यान से। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया था, कह रहे हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में किसी जीव के आसपास की भौतिक और जैविक परिस्थितियां और उनके साथ उसकी अन्योन्य क्रियाएं शामिल हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला तीसरा सही है भाई। 5 जून को कैसे 1972 में मना सकते हैं? तब तो शुरुआती हुई है ना, अगले साल मनाएंगे 1973 से। पहला विश्व पर्यावरण दिवस हमने 1973 को मनाया था। 65 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा पारिस्थितिकी संक्रमण, इसकी अवधारणा जो है जॉन बेनेट ने 1978 में घड़ी थी। डीप इकोलॉजी जो टर्म है इसकी शुरुआत 1972 में नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्नी नेस और अमेरिकी पर्यावरणविद जॉर्ज सेंसिस ने की थी। पारिस्थितिकी में समुदाय की अवधारणा को कार्ल मोबियस ने जानवरों पर लागू किया था। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ आप देखेंगे जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वर्ड है ये जॉन बेनेट ने तो दिया, पर 1978 में नहीं 1976 में दिया था। तो सिर्फ 2 और 3 सही हो जाएगा। 66 में आपको सही बताना है। अधिवास कह रहा है वह भौतिक वातावरण है जिसमें कोई जीव रहता है ना। हैबिटाट जो है इज द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। एक अधिवास समान आवश्यकताओं वाली कई अलग अलग प्रजातियों का भरण पोषण करता है। एक ही अधिवास साझा करने वाली विभिन्न प्रजातियों का जो पता है वो एक ही होता है। अधिवास की विशेषताओं को उनके संरचनात्मक घटकों द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे स्थान, भोजन, पानी और आवरण। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, 67 देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं सम पारिस्थितिकी जीवित जीवों के समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन है और स्वपारिस्थितिकी पर्यावरण के संबंध में व्यक्तिगत प्रजातियों या व्यक्तियों का अध्ययन है। तटस्थतावाद की बात करें, 2 प्रजातियों के बीच संबंध का वर्णन करता है जो परस्पर क्रिया तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ देखेंगे आप तीनों सही हैं। ठीक है, 68 में भी सही की पहचान करनी है। हरे पौधे को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी से पानी और पोषक तत्व, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और इस प्रक्रिया के लिए उसे सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उपभोक्ताओं को परपोषी कहा जाता है और वे स्वपोषी द्वारा संश्लेषित भोजन का सेवन करते हैं। अपघटकों को मृतपोषी भी कहा जाता है, कह रहे हैं। डिकम्पोजर इज ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे भी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 69 पे आ जाते हैं। यहाँ सही बताना है आपको। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा कुशल भवन प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी स्थानीय ज्ञान को संरक्षित करती है और लोगों को अपने पर्यावरण का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है। भारत में जल संकट के समाधान के लिए जल संचयन, वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ तीनों सही हैं। ठीक है, 70 देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। ओजोन परत की रक्षा के लिए कह रहा भारत में HCFC जो है और CFC गैसेस, इनका उपयोग कम कर दिया है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये नियम बना है भाई।
सतत विकास के लिए भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, स्वच्छ ऊर्जा मिशन शुरू किया है और पर्यावरण नियम को सख्ती से लागू किया है। ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को रेखांकन के माध्यम से दर्शाता है, जो नीचे से ऊपर की ओर घटता जाता है तथा केवल 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होता है। कौन सा यहाँ सही होगा? तो यहाँ देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। 71 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। 2010 में जापान के नागोया प्रांत के आइची प्रांत में COP10 सम्मेलन आयोजित हुआ है। जैविक विविधता सम्मेलन जो है, इसके तत्वाधानों में 6 वर्षों की गहन वार्ता के बाद 2010 में अवसरों और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। भारत में 11 मई 2011 को नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और 9 अक्टूबर 2012 को इसका अनुसमर्थन किया था। यहाँ कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे। 72 में क्रोनोलॉजी में लगाना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया भाई? भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया था, यानी 1986 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये कब आया था? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया भाई? ये आया 1981 में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ये तो 2010 में बना था भाई। क्रोनोलॉजी हो गई ए। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। किसान रथ योजना 2010-11, ऊर्जा शहर स्कीम 2008, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट 2009, स्टेट मिल्क बोर्ड 1976। कौन सा सही है? तो चारों यहाँ देखेंगे सही हो जाएंगे आपके। 74 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया, साइंस पार्क संडीला हरदोई, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कानपुर। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 सही। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कानपुर नहीं है, नोएडा है ना। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सिटी में नोएडा होना चाहिए था। 75 इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा। जैसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रयागराज और सिडबी कह सीडा सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जौनपुर, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर, भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भदोही। बहुत ही आसान है, ये तो नोएडा है ना, इसका फुल फॉर्म ही दिख रहा है हमको नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 76 में सही की पहचान करनी है, कला एवं वास्तुकला महाविद्यालय 1911 में बना, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड 1975 में बना, भातखंडे संगीत संस्थान 1990 में बना, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1966 में बना। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो आप देखेंगे कला एवं वास्तुकला महाविद्यालय 1911 ये ठीक है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड 1975 भी सही है, भातखंडे संगीत संस्थान जो है ये 1966 में बना था, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये 1990 में बना था। तो ये दो गलत हैं, पहला दूसरा ठीक है। 77 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। तिगरी मेला अमरोहा में लगता, और खड़ी झुल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में, परिक्रमा मेला नैमिषारण सीतापुर, गोला गोकर्णनाथ मेला बांदा। कौन सा सही है भाई यहाँ पे? तो यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 सही है, चौथा गलत है भाई। गोला गोकर्णनाथ मेला जो है ये बांदा में नहीं लगता, लखीमपुर खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलो 78 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रयागराज, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें, ये प्रयागराज में नहीं है, ये वाराणसी में। ये कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, चलो 79 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उन्नाव, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। कौन सा सही है भाई? यहाँ देखिए चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, उन्नाव में नहीं है। तो ये तो हो गया गलत आपका, कानपुर को ऐसे लिखो। और नरेंद्र देव ये तो ठीक है, अयोध्या में है, और ये मेरठ में सरदार पटेल,
और उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, ये मथुरा में है। ये कहाँ पे है? मथुरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है ना, 2-3। अब इसमें आपको सही बताना है कौन सा भाई। चित्तौड़ झील वाराणसी, दरवन झील गोरखपुर, नौ झील मथुरा, शेखा झील बलिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे नौ झील मथुरा में है, ये ठीक है। चित्तौड़ लेक जो है ये बहराइच में है। ये कहाँ पे है? बहराइच में है चित्तौड़ झील। कहाँ पे है चित्तौड़ झील? बहराइच में। दरवान झील की बात करें अगर, ये आपका अंबेडकर नगर में है ना। ये कहाँ पे है? अंबेडकर नगर में है। और शेखा लेक की बात करें या शेखा झील, ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़। चलिए अगला देख लेते हैं 81। मिलान करना है आपको धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और ये उनका मूल स्थान कौन सा कहाँ से है। जैसे धान है ये इंडोचीन का है, मक्का मध्य अमेरिका का हो जाएगा, सेंट्रल अमेरिका। और ज्वार की बात करें अगर तो ये तो भारत का ही है। बच गया बाजरा, ये अफ्रीका का हो गया, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। 82 में भी सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका। गाजर का लाल रंग किसकी वजह से, खीरे में कड़वापन किसकी वजह से, आलू के कंद का हरा रंग किसकी वजह से, प्याज का पीला रंग किसकी वजह से। तो गाजर का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। खीरे का कड़वापन कुकुरबिटेसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कुकुरबिटेसिन की वजह से होता है। आलू के कंद का हरा रंग सोलेनिन की वजह से, प्याज का पीला रंग कैर्सोटिन की वजह से। यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। लोही भेड़ की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, कह रहा है। भेड़ की सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल जो है वो मैरोनी है, जो स्पेन में पाई जाती है। भेड़ की चोकला नस्ल को भारत की मैरोनी कहा जाता है। और भेड़ की सबसे लंबी ऊन देने वाली नस्ल जो है वो लिसेस्टर है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा सही है भाई। तो यहाँ ये चारों सही हो जाएंगे। 84 में भी गलत की पहचान करनी है। 2012 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष, 2011 बागवानी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष 13, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2004। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई। बागवानी वर्ष आप देखेंगे 2011 नहीं है, 2012 है। बागवानी वर्ष क्या है? 2012। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष भी 2012 है और बागवानी वर्ष भी है ना भाई। ये तो है कृषि मंत्रालय चलाया था, कृषि मंत्रालय जो है उसने चलाया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसने चलाया था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष। ठीक है, चलो 85 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर तमिलनाडु, विवेकानंद हिल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन चमोली, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? गलत। तो गलत देखेंगे, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है ये आपका अल्मोड़ा में है, चमोली में नहीं है, उत्तराखंड में है ना। ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। चलो 86 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। खैरा कह रहा है धान में जिंक की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। चावल धोने पर विटामिन B1 आमतौर पर नष्ट हो जाता है। और DRR 45 धान की अत्यधिक जिंक युक्त प्रजाति है। जया भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित गेहूं की एक पहली बौनी किस्म थी। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ 1 2 3 देखेंगे, सही है। चौथा गलत हो जाएगा भाई। जया जो है ये भारत में कृषि निदेशालय द्वारा तो विकसित है, पर ये गेहूं की नहीं है, धान की पहली बौनी किस्म थी, धान की है ना, धान होना चाहिए। चलो 87 देख लो भाई, यहाँ पे आपको बताना कौन सा गलत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में वोकल फॉर लोकल के विचार को बढ़ावा या बढ़ाने के उद्देश्य से सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में आवड़ा समूह की 5 गीगावाट एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी है और 1.5 गीगावाट सौर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। बिठूर महोत्सव का आयोजन 21 से 23 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर में हुआ है। कौन सा गलत है भाई यहाँ पे? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक है। 88 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में बताना है मध्यम सघन वन सोनभद्र में सबसे अधिक और बलिया में सबसे कम है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहा है। केवल कन्नौज जिले में मध्यम घने जंगल नहीं है और कन्नौज में बहुत घने जंगल नहीं है। बताइए कौन सा इसमें है जो है वो सही है।
तो यहाँ भी आप देखेंगे दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 89 में गलत की पहचान करनी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने 21 दिसंबर 2024 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। कौन सा गलत है भाई यहाँ? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक थे। चलो अगला देख लेते हैं। मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है। लेटेस्ट मिनरल डाटा 2025 में कौन सा यहाँ पे सही है आपको बताना होगा। ओडिशा भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, स्टील की बात कर रहा है। चांदी में झारखंड और जिंक में गुजरात। कौन सा यहाँ सही होगा? तो आप देखेंगे उड़ीसा तो ठीक है, यहाँ स्टील में सबसे नंबर 1 पे उड़ीसा ही आता है। चांदी की बात करें अगर तो यहाँ चांदी में राजस्थान है और गुजरात जिंक में नहीं है, यहाँ पे भी जिंक में भी राजस्थान होगा। अब ये एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है 91, इसमें आपको सही बताना है। उत्तर प्रदेश खरबूजे के उत्पादन में कह रहा अग्रणी है, मसूर के उत्पादन में अग्रणी है, कुल फलों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। भारत में मतलब उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश बागवानी की दृष्टि से भारत का अग्रणी है, मतलब यूपी कह रहा है खरबूजा, मसूर, कुल फलों के उत्पादन बागवानी में नंबर 1 पे है। कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला चौथा सही होगा सिर्फ, है ना। खरबूजे में ठीक है और बागवानी में ठीक है। मसूर की अगर बात करेंगे तो मसूर में नहीं दिखेगा। मसूर में जो है उत्तर प्रदेश मसूर के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है और कुल फलों की बात करें अगर तो यूपी तीसरे नंबर पे आता है इंडिया में, ठीक है। चलो 92 में यूपी बजट पे बेस्ड सवाल है। कौन सा सही है? कह रहे हैं नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत इक्का पार्क जो है मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया है। अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की जो स्थापना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान है और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हमने 80 करोड़ का प्रावधान कर दिया है और सैनिक स्कूल वगैरह के लिए हमने 25 करोड़ का प्रावधान करा है। चलो 93 देख लेते हैं। ये केंद्रीय बजट पे है, इसमें आपको गलत बताना है भाई, कौन सा गलत होगा। पीएम स्वनिधि योजना जो है इसको यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड के साथ नया रूप दिया जाएगा, जिसमें बैंकों से 30,000 रुपये की बढ़ी हुई ऋण सीमा और क्षमता निर्माण सहायता शामिल होगी। शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान एवं विकास हेतु 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ देखेंगे आप कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत का प्रसिद्ध साधक नहीं है कौन? इनमें से कार्नेटिक म्यूजिक जो है उसका फेमस प्रैक्टिशनर कौन नहीं होगा? बेगम परवीन सुल्ताना, डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण या लालगुडी जयरामन या आपके टीएन शेष गोपालन। कौन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका बेगम प्रवीण सुल्ताना। कौन? बेगम प्रवीण सुल्ताना। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने हाल ही में अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वाराणसी उत्तर प्रदेश में 25वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 50,000 पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी निवासी भारतीय अनुभवी फॉरवर्ड ललित कुमार उपाध्याय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे 50,000 पेड़ नहीं 40,000 पेड़ लगाने की घोषणा की है, 40,000, ठीक है, यही गलत था। 96 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा किशनगढ़ चित्रकला शैली जो है ये मध्य प्रदेश भारतीय चित्रकला की 18वीं शताब्दी की शैली है, जिसका उद्भव किशनगढ़ रियासत में हुआ है। मधुबनी चित्रकला एक पारंपरिक भारतीय कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार की मिथिला क्षेत्र से हुई है और कलामकारी चित्रकला की उत्पत्ति लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा?
तो आप देखेंगे किशनगढ़ चित्रकला शैली, मध्य प्रदेश नहीं राजस्थान जो है वहाँ की चित्र शैली है ना, 18वीं शताब्दी की। तो ये गलत था, पहला और दूसरा तीसरा ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है। थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ी है, वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, स्टेटमेंट को। कह रहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल पहल के रूप में उभरा है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए देश की तैयारियों को मजबूत करना है। 21-26 की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पीएम ABHIM प्राथमिक से लेकर तृतीयक देखभाल तक सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को उन्नत करके एक लचीली, सुलभ और आत्मनिर्भर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखता है। फिर वही पीएम ABHIM की बात कर रहा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, एकीकृत जिला पब्लिक हेल्थ लैब्स और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बॉक्स जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और विस्तार पर केंद्रित है। कौन सा गलत है यहाँ गलत कोई नहीं है, ठीक है। चलो 98 भी थोड़ा स्टेटमेंट वाला है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ से है ये 98 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से। अभिनेता गायक राजकुमार राव को हाल ही में नेटफ्लिक्स की जीवनी पर आधारित ड्रामा अमर सिंह चमकीला में उनकी भूमिका के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। भारतीय नौसेना को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट में से पहला माहे दिया गया है। और त्रिनिदाद टोबैगो अपनी राजधानी में राम मंदिर स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहा है, क्योंकि यह कैरेबियाई राष्ट्र पश्चिमी गोलार्ध में हिंदू धर्म के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि ये दिया गया है किसको, दलजीत दोसांझ को। किसको दिया गया है, दलजीत दोसांझ को, ठीक है। 99 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा। भारत ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर 2025 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में संचयी और नई निवेश प्रतिबद्धताओं में $20 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ओपन एआई ने हाल ही में मैकओएस के लिए एक पूर्ण विशेषता वाला AI संचालित वेब ब्राउजर ChatGPT एटलस लॉन्च किया है। और नासा ने हाल ही में पुष्टि की है कि क्षुद्रग्रह 2025 PN7 अब पृथ्वी का नया अर्धचंद्रमा है, एक छोटा अंतरिक्ष साथी जो हमारे ग्रह के समान पथ पर सूर्य के चारों ओर यात्रा कर रहा है। फिर से एक बार चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि गलत यहाँ कोई नहीं है। चलिए 100 पे आ जाते हैं। 100 नंबर सवाल, कौन सा गलत होगा। कह रहा है ऋषिकेश में गंगा नदी पर आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु लगभग बनकर तैयार है, इसके दिसंबर 2025 तक खुलने की उम्मीद भी है। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करेगा। भारत को हाल ही में AFO के जो GRFA है 2025, इसके अनुसार वन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर और वार्षिक वन लाभ में 3रे स्थान पर रखा गया है, जो वनीकरण और समुदाय के नेतृत्व वाले हरित प्रयासों से इसकी सफलता को दर्शाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है, यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 101 पे आ जाते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है डेम सारा मुल्लाली हाल ही में कैंटरबरी की आर्कबिशप के रूप में चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। और एक्सेंचर वेटरन कार्तिक नरेन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर एट गूगल क्लाउड। निर्मल कुमार मिंडा, द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ UNO मिंडा ग्रुप, हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई, करंट अफेयर से रिलेटेड है, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर पे, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा अक्काई पद्मशाली हाल ही में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए समान अवसर नीति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में शामिल होने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई हैं, जो प्रतिनिधित्व और समावेशिता के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को हाल ही में RGP ग्रुप के उपाध्यक्ष अनंत गोयनका को 25-26 के लिए अपना अध्यक्ष चुनाव नियुक्त किया गया है। यहाँ पे कौन सा गलत है भाई, तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ, ठीक है। चलो 103 में भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है भारतीय नौसेना का INS सह्याद्री जो है हाल ही में जो है JMX 2025 में भाग लेने के लिए
चीन के योकोसुका पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज के स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य नौसेना ने हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नौसेना बेस में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास INA ऑर्केड शुरू करा है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो पहला ही गलत है, ये योकोसुका चीन नहीं जापान गया है ना, जापान में है, तो यही गलत था, सिर्फ पहला। चलिए इसमें गलत बताना है, कौन सा गलत है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तट श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाटघर को हाल ही में पर्यावरणीय उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है सर्टिफिकेट मिला है। केरल ने हाल ही में वाइपीन और फोर्ट कोची के बीच 2,672 करोड़ रुपए की लागत से एक पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा की है, जिससे अरब सागर के नीचे यात्रा की दूरी जो है 16 किलोमीटर से घटकर 3 किलोमीटर हो जाएगी। अयोध्या दीपोत्सव 2025 हाल ही में 26 लाख से अधिक दियो और सरयू आरती में 2128 प्रतिभागियों के साथ विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 105 नंबर में गलत की पहचान करनी है। लियोनेल मेसी ने हाल ही में इंटर मियामी के लिए 28 मैचों में 29 गोल करने के बाद 2025 जो है वो क्या जीत लिया? MLS गोल्डन बूट जीत लिया है। रोहित शर्मा ने हाल ही में 11,249 रनों के साथ सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए वनडे में भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, उसके बाद तो आ गया अपना शर्मा जी। 106 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? न्यूजीलैंड ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और ऑनलाइन सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक पेश किया है। तुवालू हाल ही में अपने 90वें राज्य सदस्य के रूप में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में शामिल हुआ है, जिससे समुद्री संरक्षण और जलवायु लचीलेपन में अपनी वैश्विक भूमिका बढ़ गई है। रोड्रिगो पास को हाल ही में बोलीविया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। 107 में गलत की पहचान करनी है। लेबर पार्टी के जोनास गेहर स्टोर, इनको हाल ही में नॉर्वे का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और अनुतिन चरनाविराकुल, इनको हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सेबेस्टियन लेकोर्नू को हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। 108 में भी गलत की पहचान करनी है। रूस ने हाल ही में 2030 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वनेरा डी मिशन के प्रक्षेपण की घोषणा की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड उपकरण सेरबो विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 और 4 स्वीकृत परियोजनाओं के परीक्षण चिप्स भेंट किए हैं। कौन सा गलत है यहाँ? यह है पहला गलत, क्योंकि रूस ने हाल ही में 2036 से पहले, है ना, 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए मिशन जो है वो लॉन्च करा है, मतलब घोषणा करी है। 2036 होना चाहिए। 109 में गलत की पहचान करनी है। बिहार के मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा हाल ही में सितंबर 2025 में बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर बनी है। और उत्तर प्रदेश प्रोफेसर वॉलीबॉल लीग जो 7 से 21 अगस्त 2025 तक चली, हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई है। और फिर आपकी एशियन गवर्नर एंड मेयर फोरम 2025 ऑर्गेनाइज हुआ है। UCLG ASPAC हैज़ रिसेंटली बीन हेल्ड इन कुआलालंपुर, मलेशिया। यहाँ कौन सा गलत है? करंट अफेयर्स का है, यहाँ भी कोई गलत नहीं है। 110 नंबर देख लेते हैं। 110 में कौन सा आपका गलत हो जाएगा? विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की मेज़बानी में ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन हाल ही में
8 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ है। और आपका ICFRI सेंटर फॉर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रयागराज द्वारा आयोजित वृक्ष उत्पादक मेला 19 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। अब इसको आपको लगाना है आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में। समायोजन, बोध, स्कीम निर्माण, समावेशन और अनुभूति, है ना। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई? अनुभूति या परसेप्शन कह सकते हो, है ना, अनुभूति या परसेप्शन। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनती है किसी भी चीज़ की, बोध होता है हमको। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंक्लूजन हो जाएगा भाई, है ना, समावेशन। उसके बाद क्या होगा? स्कीम मेकिंग करेंगे हम लोग, फिर उसके हिसाब से स्कीम मेकिंग, और फिर एकोमोडेशन हो जाएगा भाई, समायोजन हो जाएगा, है ना। यानी आपका ए सही हो जाएगा। कह रहा जिस प्रकार सुई का संबंध घड़ी से उसी प्रकार पहिए का संबंध किससे? भाई वाहन, सड़क, वृत्त या घूमना। भाई सुई घड़ी में चलती है, पहिया कहाँ चलेगा? वाहन, सड़क, वृत्त या घूमना। कंफ्यूज हो सकते हो आप। भाई सुई घड़ी में होती है, पहिया वाहन में होता है, सिंपल सी बात। यदि किसी अधिवर्ष के 15 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष के 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा? भाई लीप ईयर है, 15th ऑफ लीप ईयर इज संडे। व्हाट डे विल जुलाई ऑन 5th ऑफ द सेम ईयर? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे गुरुवार हो जाएगा। परसों वैभव का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन दशहरा है। आज सोमवार, तो बताइए दशहरा के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? इसको भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, रीजनिंग का थर्सडे होगा। 63 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नीलेश का क्रमांक कह रहा ऊपर से 20वां है। यदि मोहिनी उससे 9 स्थान पहले है तो नीचे से मोहिनी का क्रमांक क्या होगा? तो 53 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको लुप्त संख्याओं को बताना होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करिए। 52 होगा। यहाँ भी वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रयास करिए सॉल्व करने का। आंसर बता दे रहा हूँ, 113 होगा। इसका आंसर देख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 10 हो जाएगा। सी को 7, डी को 0, एल को 8 और ओ को 1। तो क्लाउड को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो 7, 8, 1, 2, 0 हो जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें सेंड को 168 लिखा है, तो पर्स को क्या लिख सकते हैं बताना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, बहुत ही सिंपल है। लॉजिक देखो क्या है, 395 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही अगर आरओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो कंप्लीट 2026 के लिए, तो हमारे बैचेस चल रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 के लिए भी। तो कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके